आज हम लोग क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चे का हमेशा एक कंप्लेन रहता है, एक मेंटेलिटी होती है कि रिप्रोडक्शन में बाकी सारे चैप्टर तो अच्छे से समझ में आता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको लेके बच्चे हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो कोई नहीं, आज हम आपके लिए इस पूरे चैप्टर का जिस्ट को लेके आए हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स छिपे हुए हैं, कई सारे क्वेश्चंस आप इसको समझने के बाद कर सकते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है कि ये ओवरऑल जिस्ट है, जिस्ट इसको कहें। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है। इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझने के बाद आपके लिए सारा चीज़ आसान होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जिन बेसिक टर्म्स को हम देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो लाइफ स्पेन की बात करते हैं। सबसे पहले लाइफ स्पेन, व्हाट इज़ लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन होता क्या है। तो अगर उसको देखने की कोशिश करें, लाइफ स्पेन, अगर इसको हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब यही होता है जीवन यापन। तो लाइफ स्पेन होता क्या है एक्चुअल में। तो लाइफ स्पेन इज नथिंग, ये क्या है कि बर्थ से लेके डेथ तक के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जो पीरियड होता है, उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। यानी कि इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इट इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ। जैसे सपोज करें कि ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट सपोज किया जाए कि ये बर्थ पॉइंट है, और ये दूसरा पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं डेथ पॉइंट है। ओके, तो बर्थ से लेके डेथ तक के बीच का जो ड्यूरेशन है, बर्थ से लेके डेथ तक के बीच का जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। अब ये लाइफ स्पेन अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हो सकता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, मॉस्क्यूटो एक कॉमन एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिया जा रहा है। मॉस्क्यूटो में भी कई सारे स्पीसीज़ होते हैं, कई सारे वेराइटीज़ होते हैं। मॉस्क्यूटो के अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो एक आप इसको सॉन्ग से याद कर सकते हैं, बहुत फेमस सॉन्ग हुआ करता था, जीने के 2-4 दिन बाकी हैं बेकार दिन। तो मॉस्क्यूटो का एक लाइफ स्पेन अगर देखा जाए तो 2 से लेके 4 दिन, कह लें कि 1 वीक तक का लाइफ स्पेन होता है मॉस्क्यूटो का। और वो अलग अलग स्पीसीज़ पे अलग अलग लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, फिर अगर हम पैरोट की बात करें उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है। टॉर्टवाइज की बात करें उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है। तो लाइफ स्पेन किसी का फिक्स्ड नहीं होता। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या है कि पहले लोग 100 साल तक भी जी लिया करते थे, 100 एक्सीड भी कर लिया करते थे। लेकिन अब के समय में क्या है कि अब जो लाइफ स्टाइल हम लोग जी रहे हैं, इसमें क्या है कि एक एवरेज लाइफ स्पेन देखा जाए तो 70 to 75 ईयर्स का एक रेंज होता है। ठीक है, तो लाइफ स्पेन हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफर करता है। नो एनी ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल, एवरी ऑर्गेनिज्म विल हैव टू डाई। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस पृथ्वी पे आए हैं, उनको एक न एक दिन जाना डेफिनिट है। डी से डी 2 चीज़ को सिग्निफाई करता है, आप इसको समझ सकते हैं। डी फॉर डेथ भी होता है और डी फॉर डेफिनिट भी होता है। तो डेथ डेफिनिट होता है, ये हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे। तो वो छोटा सा टॉपिक आपका आता है जिसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। एक और टॉपिक है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल को अगर समझने की कोशिश करें तो अगर ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है कि जैसे सबसे पहले बर्थ होता है, बर्थ के बाद क्या होता है, यंग फॉर्म में आ जाते हैं, यंग के बाद फिर एडल्ट बनते हैं, एडल्ट के बाद क्या होता है, ओल्डर एज में आ जाते हैं, ओल्डर एज के बाद डेथ हो जाता है। अगर प्लांट में हम इसी की बात करें तो प्लांट में क्या होता होगा, आप सभी को पता है कि सीड जो होता है, सीड सबसे पहले डॉर्मेंट स्टेज में होता है, यानी कि कह लें कि रेस्टिंग फेज में होता है।
कई सारे हार्मोन्स, जो फाइटो हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो, फिर बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स एक्ट करते हैं जैसे सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, ये सारे एक्ट करते हैं और डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। और फिर इम्ब्रियो से कहानी स्टार्ट होती है। कहाँ से कहानी स्टार्ट होगी? इम्ब्रियो से। और फिर धीरे धीरे यहीं से प्लांट्स ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद फिर गैमेटोफाइटिक फेज में आते हैं और फाइनली सारा प्रोसेस होने के बाद प्लांट का डेथ हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अगर कोई भी पार्ट डैमेज हो गया प्लांट का, तो पार्ट डैमेज हुआ है, और वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको मोबाइल एलिमेंट्स बोलते हैं। वो एलिमेंट यंग जो प्लांट के पार्ट होते हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो वो कुछ मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और प्लांट का ग्रोथ जो होता है ना वो डेफिनिट नहीं होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का ग्रोथ डेफिनिट होता है, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही ग्रोथ हो पाता है, जबकि प्लांट में ग्रोथ हमेशा क्या होता है? इनडिटर्मिनेट होता है। प्लांट में ग्रोथ हमेशा इनडिटर्मिनेट होगा, फिक्स्ड नहीं होता है। चलिए, तो अब उम्मीद करते हैं कि लाइफ साइकिल भी आपको समझ में आ गया होगा और लाइफ स्पेन भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे चीज़ आपके क्लियर होंगे, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपके बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के लिए। चूँकि ये एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पॉलिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं, आपके फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन बनते हैं। फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन होती है एंजियोस्पर्म में, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साथ साथ आपसे पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो कई सारे डायमेंशंस हैं, सारे डायमेंशंस पे वन बाय वन हम लोग बात कर लेंगे, आपके एक एक सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करें कि कोई भी प्लांट जो होता है, अब प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट हम लोग कहाँ से करने वाले हैं, तो इसको स्टार्ट यहाँ से करेंगे। स्टार्ट यहाँ से होगा। प्लांट बॉडी, सबसे पहले क्या है? प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, और ये यहाँ पे क्या है? 2n, यहाँ पे क्या है? 2n। अब ये 2n का क्या झमेला है? 2n कहीं पे आप देखेंगे n लिखा हुआ है, कहीं पे देखेंगे आप 2n लिखा हुआ है, कहीं पे आपको 3n भी मिल जाएगा। आखिर ये क्या समस्या है, इसमें क्या बात है? तो देखिए n का मतलब सिंपली बात होती है न्यूक्लियस। n रिप्रेजेंट किसको करेगा? न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये 2n, n और 3n की जो बात है ये एक्चुअल में प्लॉइडी लेवल को बताता है। जैसे इफ वी टॉक अबाउट हैप्लॉइड, if we talk about haploid, and haploid is also called as monoploid, इसको हम लोग मोनोप्लॉइड भी बोलते हैं। मोनो का मतलब भी वन होता है और हैप्लो का मतलब भी सिंगल होता है, आई मीन कि वन होता है। तो हैप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं n से, यानी कि इसमें न्यूक्लियस एक होते हैं। इसका मतलब क्या? तो प्लॉइडी लेवल की जब बात होगी तो प्लॉइडी लेवल्स मीन्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, यानी कि इसके अंदर अगर ये हैप्लॉइड की बात हो रही है तो इसके अंदर टोटल सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हैं। तो अगर हम प्लॉइडी लेवल की बात करें, प्लॉइडी लेवल, तो हैप्लॉइड में प्लॉइडी लेवल कितने हो जाएंगे? 1। दैट मीन्स इफ प्लॉइडी लेवल विल बी 1 देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स विल बी ऑल्सो 1। तो यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इसमें कितने होंगे? 1 हो जाएंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट डिप्लॉइड, अगर डिप्लॉइड की बात कर लें तो इसको रिप्रेजेंट करते कैसे हैं? 2n लिखते हैं, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? प्लॉइडी लेवल 2। दैट मीन्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स विल बी ऑल्सो 2, ये भी हो जाएंगे 2। अब अगर इसी तरह से ट्रिप्लॉइड की बात कर लें तो ट्रिप्लॉइड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 3n से, और इसकी प्लॉइडी लेवल कितनी हो जाएगी? प्लॉइडी लेवल होगी 3। देन टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम विल बी ऑल्सो 3। तो चलिए आगे भी बात होती है। ट्रिप्लॉइड की बात यहाँ पे इसलिए की गई चूँकि हम लोग इसी में डबल फर्टिलाइजेशन भी पढ़ने वाले हैं, और डबल फर्टिलाइजेशन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे ट्रिप्लॉइड आपको मिलता है, चूँकि ट्रिपल फ्यूज़न होता है, और ट्रिपल फ्यूज़न में आपको ट्रिप्लॉइड वर्ड देखने को मिलता है।
इसलिए यहाँ पे हम बात कर लिए हैं ट्रिप्लॉइड, मतलब इसको रिप्रेजेंट 3n से करते हैं। प्लॉइडी लेवल कितना होता है? 3 होता है, और टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब ये तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा कि प्लॉइडी लेवल क्या होती है। प्लॉइडी लेवल मीन्स सिंपली टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लांट बॉडी क्या है? प्लांट बॉडी यहाँ पे स्पोरोफाइट्स 2n, दैट मीन्स कि प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक फेज में कितने होते, कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। इनका प्लॉइडी लेवल क्या होता है? 2 होता है। टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम भी 2 होता है। अब फ्लावर की बात कर लें, फ्लावर भी 2n है, फ्लावर भी क्या है? डिप्लॉइड है। अब फ्लावर से एक बात समझना होगा कि किसी भी प्लांट का अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा जाए तो किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर ही होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट फ्लावर ही होते हैं। अब फ्लावर में एक आपको मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसान हो जाए। तो फ्लावर की अगर हम बात करें पार्ट्स की, फ्लावर के अगर पार्ट्स की बात करें तो बेसिकली इसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसी को हम लोग एसेंशियल पार्ट भी कहते हैं, और नॉन रिप्रोडक्टिव को नॉन एसेंशियल बोलते हैं। 2 पार्ट में हमने कैटेगराइज किया है, एक को रिप्रोडक्टिव पार्ट में, दूसरे को हमने नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब इसी को हम लोग प्राइमरी भी बोलते हैं और इसी को हम लोग सेकेंडरी या फिर एसेसरी भी बोलते हैं। क्यों भाई? प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही वो पार्ट है फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होता है, और ये पार्ट जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, बट ये इन्हें सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर देखा जाए तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। क्या क्या? एक कैलिक्स और दूसरा कोरोला। एक कैलिक्स और दूसरा कोरोला। कैलिक्स को बनाने वाली यूनिट को हम बोलते क्या है? कैलिक्स को बनाने वाले यूनिट्स को हम बोलते हैं सेपल्स। कैलिक्स को बनाने वाले यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल्स। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैलिक्स में, सेपल्स में, कोरोला में, पेटल्स में, तो आज के बाद आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। कैलिक्स को बनाने वाले यूनिट क्या है? सेपल्स है। कई सारे सेपल्स मिलते हैं तो कैलिक्स का निर्माण होता है। अब कोरोला की अगर हम बात करें तो कोरोला को बनाने वाली जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं पेटल्स। उसे हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। कोई भी फ्लावर सुंदर तभी दिखता है जब उसमें पेटल्स लगे हुए होते हैं। अगर पेटल्स ना हो तो फिर फ्लावर का इम्पोर्टेंस, जो हम लोग एस्थेटिक इम्पोर्टेंस देते हैं ना ब्यूटीनेस के लिए, वो इम्पोर्टेंस तो कम हो ही जाएगा। बाकी कुछ हो या ना हो, वो इम्पोर्टेंस तो कम ही हो जाएगा। तो कोई भी फ्लावर जो सुंदर दिखता है अपने पंखुड़ियों के वजह से सुंदर दिखता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट में। रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक को बोलते हैं एंड्रोशियम, एक को बोलते हैं एंड्रोशियम और दूसरे को बोलते हैं गाइनेशियम। दूसरे को बोलेंगे गाइनेशियम। अब एंड्रोशियम को बनाने वाली जो यूनिट्स होती है, इसकी जो इकाई होती है जिससे मिलकर एंड्रोशियम का निर्माण होता है, वो कहलाता है स्टामेन। वो क्या कहलाता है? स्टामेन। और गाइनोशियम की अगर बात करें, आप वर्ड को समझ सकते हैं, गाइनी फीमेल के लिए यूज करते हैं जनरली। तो गाइनेशियम को बनाने वाली जो यूनिट्स होती है उन्हें बोलते हैं हम या तो कार्पेल या फिर पिस्टिल। या तो कार्पेल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे। अब स्टामेन, इसमें भी आप देख सकते हैं मेन लगा हुआ है। मेन मतलब ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब स्टामेन का अगर डिवीजन किया जाए तो स्टामेन में 2 चीज होते हैं। एक जिसको बोलते हैं एंथर, एंड दैट एंथर इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये एंथर क्या होता है? फर्टाइल पार्ट होता है। और एंथर को ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर का ही टेक्निकल वर्ड यहाँ पे यूज होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। आप खुद से समझ सकते हैं बेसिकली होता क्या है। मेल गैमेट हमेशा स्मॉलर होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में, और फीमेल गैमेट हमेशा लार्जर होता है। तो मेगा मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। मेगा टर्म यूज करते हैं किसके लिए? फीमेल के लिए, मेगा स्पोरेंजियम।
और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो मेल गैमेट क्या होता है, स्मॉलर होता है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब स्टामेन में दो पार्ट हैं, एक है एंथर और दूसरा क्या है, फिलामेंट। जिस फिलामेंट का बस काम इतना होता है वास्कुलर सप्लाई को प्रोवाइड करना, जो डेवलपिंग एंथर हैं उनको क्या करना है, वास्कुलर सप्लाई प्रोवाइड कर देना है। अब अगर कार्पेल पिस्टिल की बात करें तो कार्पेल पिस्टिल में भी आपको तीन चीज़ मिलते हैं, एक आपका मिलता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब इसके बाद वन बाय वन हम लोग देखते चलते हैं। अब कोई भी फ्लावर आपको जो सुंदर दिखता है ना, वो किसके कारण, ड्यू टू पेटल्स, पंखुड़ियों के वजह से कोई भी फूल में सुंदरता आती है, ठीक है। आप इमेजिन करिए, रोज को लीजिए और वन बाय वन उसके सारे पेटल्स को हटा दीजिए, उसके बाद किसी को देके देखिए, फिर देखिए क्या स्थिति बनती है। तो कोई भी फ्लावर का ब्यूटीनेस जो होता है ड्यू टू देयर पेटल्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि फ्लावर में क्या होते हैं। फ्लावर के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक प्राइमरी पार्ट्स, प्राइमरी इसलिए बोलते हैं चूंकि वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसीलिए रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंडोशियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंडोशियम कैसा है, ये एंडोशियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोशियम कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंडोशियम को बनाने वाली यूनिट क्या है, स्टेमेन। देखिए मेन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मेन, तो ये एंडोशियम की यूनिट क्या है, स्टेमेन, और गाइनोशियम को बनाने वाली यूनिट क्या है, कार्पेल या फिर पिस्टिल, ठीक है। फिर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात करें तो कैलिक्स, कैलिक्स को बनाने वाली यूनिट क्या है, सेपल्स, और कोरोला, कोरोला को बनाने वाली यूनिट क्या है, पेटल्स। तो अब फ्लावर तो समझ में आ गया होगा। अब हम फिर इसके बाद की कहानी देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। चलिए, तो फिर फ्लावर क्या होगा, डिप्लॉयड है, 2n। इसका आप ख्याल रखेंगे स्पेशली कि कहाँ पे डिप्लॉयड है, कहाँ पे हैप्लॉयड है। अब फ्लावर की अगर बात करें तो कार्पेल है आपके पास, और कार्पेल अभी मैंने बताया आपको कि गाइनोशियम को बनाने वाली यूनिट क्या कहलाती है, कार्पेल कहलाती है। थोड़ा सा और एक चीज़ देख लेते हैं, एक चीज़ और समझ लीजिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंडोशियम, एक फ्लो चार्ट से मैं आपको बता रहा हूँ, एंडोशियम, और एंडोशियम को बनाने वाली यूनिट क्या है, स्टामेन। और स्टामेन को अगर देखें तो स्टामेन दो पार्ट होते हैं। स्टामेन में क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। दूसरा क्या होता है, फिलामेंट। एक होता है आपका एंथर और दूसरा क्या होता है, फिलामेंट। एंथर जो होते हैं वो फर्टाइल पार्ट होते हैं, एंथर क्या होते हैं, फर्टाइल पार्ट होते हैं। और यही एंथर पे आपको ध्यान रखना है पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, इसी एंथर पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए इसका एक और नाम हम यूज करते हैं, एंथर को ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए, देख रहे होंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम, तो एंथर का ही दूसरा नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और अगर हम फिलामेंट की बात करें तो ये कुछ नहीं करता है, बस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, डेवलपिंग एंथर को। अब अगर हम बात करें गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम को अगर देखा जाए तो इसमें क्या आपको मैंने बताया था कि इसके यूनिट क्या होते हैं, या तो कार्पेल होते हैं या फिर पिस्टिल होते हैं, कार्पेल होंगे या फिर पिस्टिल होंगे। अब इसको अगर डिवाइड किया जाए तो कार्पेल पिस्टिल को यहाँ पे तीन पार्ट में डिवीजन होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। क्या क्या है, तो एक आता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओवरी। अब हम लोगों को इस चैप्टर में काम कहाँ से चलने वाला है, काम चलने वाला है ओवरी से, क्योंकि सारा का सारा गेम जो होने वाला है वो ओवरी के ऊपर होगा और एंथर के ऊपर होगा, इसी पे बेस्ड आपका ये चैप्टर है। तो स्टिग्मा को अगर कह लें तो स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स के लिए ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। स्टाइल इज द कनेक्टिंग लिंक
बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। ये क्या करता है, ओवरी नीचे होता है, बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है और स्टिग्मा ऊपर होता है। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि पॉलन ग्रेन आता होगा एंथर से और कहीं ना कहीं तो वो जाना है, जाना तो फिक्स है उसको, तभी तो फिर पॉलिनेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा, आगे का प्रोसेस रिप्रोडक्शन का प्रोसीड होना है। तो पॉलन ग्रेन एंथर से आएंगे और लैंड कहाँ पे करेंगे, स्टिग्मा पे करेंगे। तो स्टिग्मा क्या हो जाएगा, अपन स्टिग्मा हो जाएगा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। स्टाइल बीच का है। अब स्टाइल का काम क्या है कि स्टिग्मा के ऊपर जो पॉलन ग्रेन आया है ना, उस पॉलन ग्रेन को पहुंचाना कहाँ पे, ओवरी के पास। इसका बस इतना ही काम होता है कि स्टिग्मा पे जो भी पॉलन ग्रेन आए हैं उनको कहाँ पे पहुंचा देना, उनको सुरक्षित ओवरी के पास पहुंचा देना ताकि फर्दर प्रोसेस प्रोसीड हो सके। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखा जाए, फ्लावर कार्पेल पता है आपको, कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है 2n। कार्पेल का जो अभी मैंने बताया ना काम का क्या है, ओवरी है। स्टिग्मा स्टाइल तो आप जान ही रहे हो, काम का क्या है, ओवरी। तो ओवरी भी क्या होता है, 2n डिप्लॉयड होता है। फिर अगर स्टामेन की बात करें तो स्टामेन में मैंने आपको बताया कि स्टामेन में क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। एंथर जो होते हैं वो फर्टाइल पार्ट होते हैं, यहीं से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और फिलामेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वास्कुलर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, किसको, डेवलपिंग एंथर को। अब ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, जिस ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगा स्पोरेंजियम और एंथर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। चलिए इसको मैं याद करने के लिए बताता हूं कि हमेशा से ऐसा होता है कि बायोलॉजी में देखा जाए जनरली तो मेल गैमेट जो होते हैं ना वो स्मॉलर होते हैं और फीमेल गैमेट लार्जर होते हैं। ठीक है, मेल गैमेट मोटाइल होते हैं जबकि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फीमेल गैमेट है। फीमेल क्या होता है, बड़ा होता है, मेगा का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब छोटा। तो ओव्यूल को हमने क्या बोला, मेगा स्पोरेंजियम, और यहाँ पे हमने एंथर के लिए क्या यूज किया, माइक्रो स्पोरेंजियम, चूंकि वो मेल गैमेट है। अब आगे की कहानी क्या होती है, वो कहानी कुछ ऐसा है, मेगा स्पोरेंजियम डेवलप कर जाता है न्यूसेलस में। मेगा स्पोरेंजियम एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं क्या, न्यूसेलस। और ये भी न्यूसेलस क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। और माइक्रो स्पोरेंजियम डेवलप करता है किसमें, माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू में, जो माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू भी क्या है, डिप्लॉयड है। अब न्यूसेलस फर्दर डेवलप करता है तो बनाता है मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बनाता है, मेगा स्पोर मदर सेल, MMC, और ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड। और माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप करके क्या बनाता है, माइक्रो स्पोर मदर सेल। ये क्या बना देगा, माइक्रो स्पोर मदर सेल। अब चलिए यहां से यहां के बीच मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं दूसरे तरीके से। मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है, मेगा स्पोर। मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है, मेगा स्पोर। और माइक्रो स्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है, माइक्रो स्पोर, जिस माइक्रो स्पोर को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। अब एक जादू यहां पे आपको दिख गया होगा, यहां पे मेगा स्पोर मदर सेल 2n है और मेगा स्पोर क्या है, n है, यानी कि ये हैप्लॉइड, ये डिप्लॉयड है और ये क्या है, हैप्लॉइड है। यहां पे देखें आप, यहां भी क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है, और ये क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, अब ये क्या ऐसा हुआ होगा यहाँ पे कि 2n से n में आ गया, यहाँ भी 2n से n में आ गया। ऐसी कौन सी काम हुई होगी, ऐसी कौन सी जादू चल गई कि 2n से n में आ गया यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल से जब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेगा स्पोरोजेनेसिस। नाम से समझिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस। बिल्कुल
जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, और मेगा स्पोर मतलब मेगा स्पोर। तो मेगा स्पोर मदर सेल से जब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। लेकिन एक बात और यहां पे ऐड करना है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल बाय मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, भूलना नहीं है इसको, बाय मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। यानी कि कभी लेक्चर बनाएंगे, सेल का भी लेक्चर होगी, सेल बायोलॉजी की, तो सेल बायोलॉजी का जब लेक्चर बनाएंगे तो वहाँ पे आपको मियोसिस और माइटोसिस को काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, सारे फेजेज को पढ़ाएंगे। अभी बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि मियोसिस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो मेगा स्पोर मदर सेल से जब मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन हुआ तो क्या बन गया, मेगा स्पोर, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल बाय मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, और वो है आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हो सकता है पूछा जाए आगे भी। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो यहां भी देखिए 2n है, यहां क्या है, n है, यहां भी आप देखेंगे 2n है, यहां पे क्या है, n है। तो ये तभी संभव हो पाया है जब मेगा स्पोरोजेनेसिस हुआ है, और ये तब संभव हो पाया है जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल है क्या, सेल डिवीजन का। यहां पे मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, और यहां पे भी मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अब आगे की बात करते हैं मेगा स्पोर। अब देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस में भी कुछ कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि जब मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है ना तो वहाँ पे 4 बनते हैं। कितने मेगा स्पोर बनते हैं, 4 बनते हैं। लेकिन 4 में जनरली क्या होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक दैट मीन्स कि फ्लावरिंग प्लांट की हम बात कर रहे हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, जिस 4 मेगा स्पोर में 3 मेगा स्पोर डिजेनरेट कर जाते हैं। 3 मेगा स्पोर क्या होते हैं, डिजेनरेट करते हैं, और 1 मेगा स्पोर फंक्शनल हो जाते हैं, और वही फंक्शनल मेगा स्पोर आगे चल के बना देता है अपना एम्ब्रियो सैक। और जो एम्ब्रियो सैक किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेटोफाइट को। जो एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट किसको करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट को। और चूंकि एक मेगा स्पोर फंक्शनल है और उसी फंक्शनल मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। याद रख लीजिएगा, कहीं पे आप नोट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है। अब मेगा स्पोर से क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक मैच्योरिटी गेन करने के बाद कैसा होता है, तो वो आप देखते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। यानी कि जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक होंगे, वो मैच्योरिटी गेन करने के बाद कैसे बनेंगे, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर के होते हैं। यानी कि 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। इसकी भी बात हम करेंगे, बहुत ही जल्द हम लेक्चर लाने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक पे। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो वहाँ पे सारा हिसाब बराबर होगा कि 7 सेल्ड कैसे होते हैं, 8 न्यूक्लिएट कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कितनी बार सेल डिवीजन होता है, तो इस स्टेज में पहुंच पाता है। तो उसकी बात हम अलग से कर लेंगे, उसके लिए हम अलग से टॉपिक बना लेंगे, वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। अब माइटोसिस की अगर बात करें तो माइटोसिस कैसा डिवीजन हो रहा है, इक्वेशनल। यहाँ पे देखिए आप n, और यहाँ पे क्या है n, यानी कि यहाँ पे कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। मेगा स्पोर में जब माइटोसिस हो रहा है तो क्या बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर आगे डेवलप करके क्या बना रहा है, पॉलन ग्रेन बना रहा है। ये भी n है।
अब इसके आगे की कहानी कैसी होगी, तो इसके आगे की कहानी अभी आपको समझ में आएगी। मेल गैमेट जो पॉलन ग्रेन है ये कहाँ पे पहुंचेगा, तो इसको तो पहुंचना है एम्ब्रियो सैक के पास। मेल गैमेट को कहाँ पे पहुंचना है, एम्ब्रियो सैक के पास। तो एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचेगा तो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर क्या होता है कि अभी मैंने आपसे बताया कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है, तो उसमें कई सारे चीज़ होते हैं। जैसे आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ऊपर में आपको क्या दिखेंगे, ऊपर में आपको इस तरह से 3 सेल्स दिखेंगे जिसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे इस तरह से आपको 2 सिनर्जिड्स दिख जाएंगे, ये 2 सिनर्जिड्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इस फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है पॉलन ट्यूब को गाइड करना। इसका काम होता है पॉलन ट्यूब को गाइड करना कि सही तरीके से पॉलन ग्रेन पहुंच जाए। अब देखिए 2 सिनर्जिड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे सेंट्रल सेल होता है, यहाँ पे आपको सेंटर में 2 न्यूक्लियाई दिखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। 2 यहाँ पे आपको न्यूक्लियाई दिखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि मेल गैमेट जो है अपना पॉलन ग्रेन ये कहाँ पे आएगा, फीमेल के पास आएगा, तभी तो आगे का प्रोसेस प्रोसीड होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन हम बोल पाएंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ कंबाइन कर जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, तो बनता क्या है, जाइगोट। और इसी को सिंपली हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं, दैट इज सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन के लिए एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सिनगेमी। सिनगेमी, ठीक है। तो अब आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि यहां पे फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो कैसा है, मैच्योरिटी अटेन करने के बाद 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है। अब इसी का एक स्ट्रक्चर आपको, रफ स्ट्रक्चर मैंने बताया कि यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स पाए जाते हैं और सेंटर पे 2 सेल होते हैं जिसको हम क्या बोलते, जो न्यूक्लियस होते हैं 2, जिसको हमने क्या बोला, पोलर न्यूक्लियाई। और एक तो अपना एग सेल है ही, एक तो अपना एग सेल है ही पहले से। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो अब 2 मेल गैमेट आएंगे किसके पास, सिनर्जिड्स के पास। कितने मेल गैमेट आएंगे, 2 मेल गैमेट आएंगे सिनर्जिड्स के पास। मैं फिर से बता रहा हूँ, सिनर्जिड्स कहाँ पे मिलेगा आपको, तो सिनर्जिड्स एम्ब्रियो सैक में मिलेगा। एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर का एक पार्ट है सिनर्जिड्स, जो कि नीचे होता है। अगर इसके पोल की बात करें तो नीचे जहाँ से पॉलन ट्यूब इंटर करता है ना, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट कहलाता है चैलेजल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जो होता है पोल, उसको बोलते हैं चैलेजल पोल या चैलेजल इंड। अब कई बार क्या हो जाता है कि आपको मतलब ऑब्यूल में अगर जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो कई बार आपको उल्टा भी दे दिया जाता है। हेमिट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस, अलग अलग तरह के ऑब्यूल्स के टाइप होते हैं। तो अगर ऑब्यूल उल्टा भी है तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस ये देख लेना है कि माइक्रोपाइल कहाँ से है। अगर माइक्रोपाइल भी पता नहीं चल रहा है तो आप ये देखेंगे कि पॉलन ट्यूब की एंट्री कहाँ से हो रही है, पॉलन ट्यूब आखिर इंटर कहाँ से कर रहा है। तो पॉलन ट्यूब जहाँ से इंटर करता है वो कहलाएगा आपका माइक्रोपाइल, और ठीक उसके जस्ट अपोजिट जो इंड होगा वो कहलाएगा आपका चैलेजल पोल या चैलेजल इंड। तो अब यहाँ पे अगर बात करें आगे की, तो 2 मेल गैमेट कहाँ पे आएंगे, 2 मेल गैमेट आएंगे आपके पास एम्ब्रियो सैक के अंदर, और एम्ब्रियो सैक में कहाँ पे, सिनर्जिड्स के पास। अब देखिए फर्स्ट वाला जो मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, फर्स्ट वाला मेल गैमेट, देखिए एरो को आप देखिए, ये पहला मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट, और ये आपके पास क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, जो मैंने बताया था आपसे कि सेंटर पे होगा। कहां पे है, सेंटर पे होगा। तो पहला मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई, किसका पोलर न्यूक्लियाई, एम्ब्रियो सैक का पोलर न्यूक्लियाई। अब ये जब दोनों कंबाइन करते हैं तो कहलाते हैं प्रोसेस ट्रिपल फ्यूजन। प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई n+n, कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस हैं, यानी कि एक न्यूक्लियस इसका और एक न्यूक्लियस इसका।
तो पोलर न्यूक्लियाई N+N और एक मेल गैमेट ये भी हैप्लॉइड है। आपसे मैंने बताया कि गैमेट की जब बात होगी तो गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। अब देखिए यहाँ पे मेल गैमेट N हैप्लॉइड है और पोलर न्यूक्लियाई ये क्या है, N+N 2N। अब आप खुद सोचिए 2N और +N ये कितना हो जाएगा, 3N हो जाएगा, यानी कि ट्रिप्लॉइड इसको बोलेंगे। दैट मीन्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड प्लॉइडी लेवल विल बी 3, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम विल बी आल्सो 3। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कंबाइन किया, प्रोसेस क्या कहला है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल क्यों भाई, चूंकि 2 यहाँ पे और 1 ये, तो टोटल कितने हो गए 3, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन जब होता है प्रोसेस तो बनता क्या है, बनता है पेन, PEN पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो क्या होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे मिस्टेक से 2N है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये क्या होगा 3N होगा। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे डेवलप करके क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या आगे डेवलप करके बनता है, एंडोस्पर्म। अब दूसरा वाला मेल गैमेट अभी बचा हुआ है एज इट इज, उसको भूलना नहीं है। अब दूसरा वाला जो मेल गैमेट ये है और एक सेल तो बचा ही हुआ है, एक सेल तो है ही पहले से। दूसरा वाला मेल गैमेट ये देखिए यहाँ पे और एक सेल, ये दोनों कंबाइन करता है तो क्या बनाएगा, बनाएगा जाइगोट, जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो क्या बनाता है, जाइगोट। तो अब देखिए दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वो एक सेल के साथ फ्यूज किया है और बनाया है क्या, जाइगोट। जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सिनगेमी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगेमी। अब देखिए जाइगोट आगे डेवलप करता है, बनाता क्या है, एम्ब्रियो। जाइगोट आगे डेवलप करता है, बनाता क्या है, एम्ब्रियो। और आप पूछेंगे कि फिर एंडोस्पर्म की क्या रोल है, तो एंडोस्पर्म का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब ये एंडोस्पर्म जो है ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, किसको, एम्ब्रियो को, जाइगोट को, सॉरी जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा कौन, एंडोस्पर्म। देन फिर जाइगोट से डेवलप होकर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और आपका एम्ब्रियो क्या है, डिप्लॉयड है। एम्ब्रियो क्या है, डिप्लॉयड है। और फिर एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, प्लांट बॉडी बन जाएगा। तो यहाँ पे इस पूरे साइकिल में हमने ये देखा कि एक तो स्पोरोफाइटिक फेज था जहाँ पे स्पोर्स के थ्रू, देखिए स्पोर्स के थ्रू आगे प्रोसेस प्रोसीड हुआ है, और दूसरा गैमेटोफाइटिक फेज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गैमेट के थ्रू आगे फिर प्रोसेस बनाती है। एक साइकिल है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने इसको देखा। अब क्या है, एक बात और कि ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमी, ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमी दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यही क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्या कहलाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपके क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। बेसिकली जितने भी हायर ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट्स होते हैं, कह लें कि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन ही होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, 2 बार फर्टिलाइजेशन, सिंपल सी बात है, 2 बार हुआ है यार, 2 बार। यहाँ पे एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज किया है, एक मेल गैमेट फ्यूज किया है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, बनाया क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और फिर इससे क्या बना है, एंडोस्पर्म। और ये प्रोसेस कहलाया ट्रिपल फ्यूजन। और दूसरा वाला जो मेल गैमेट था वो फ्यूज किया एक सेल के साथ, प्रोसेस कहलाया सिनगेमी, और बना क्या, जाइगोट। जाइगोट को जब नरिशमेंट मिला किसके थ्रू, एंडोस्पर्म के थ्रू, फिर क्या बना, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फिर कहानी शुरू हो गई। तो ओवरऑल आपने देखा यहाँ पे 2 प्रोसेस। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन की बात होगी तो डबल फर्टिलाइजेशन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन एंड सिनगेमी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, कई सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ से आपके डाउट को जो भी क्वेरी होंगे उसको मैं सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगा। और फिर मिलता हूँ अगले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के साथ। फिर एक और टॉपिक लॉन्च होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। जो भी मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 बाय 1 एक टॉपिक को लेके आऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय।